वेलकम। जय हिंद। आज मैं आपको अंग्रेजी के सबसे बेसिक जीरो से बताएंगे। थोड़ा सा आए हैं तो टाइम देके आप देख लीजिए क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रहे। उसके बाद आपको नहीं पसंद आए तो आप चले जाएंगे, मगर एक वीडियो ज़रूर देखिए क्या सच में अच्छा पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। अगर अच्छा नहीं पढ़ाएं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या कमियां हैं, क्या क्या छोड़े हैं, क्या समझ में नहीं आया, तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊँगी। यदि अंग्रेजी को छोटे से छोटे भाग में तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा भाग होगा उसे अल्फ़ाबेट कहेंगे। जैसे ए बी सी डी इत्यादि। अल्फ़ाबेट अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई है एवं इससे छोटी वस्तु अंग्रेजी में है ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश में ऐसा है कि इंग्लिश को आप ब्रेक करेंगे, अंग्रेजी को आप ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो सबसे छोटा ए बी सी डी इत्यादि आएगा। उससे छोटा कुछ है ही नहीं इंग्लिश में। अब उसके आगे जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं और मिलने के साथ साथ अर्थ भी निकालते हो तो वे वर्ड कहलाते हैं। जब अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं और उनसे कोई अर्थ निकलता है, जिसका कोई मतलब, कोई माने, कुछ माने निकलता हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। अर्थात एक से अधिक अल्फ़ाबेट के अर्थपूर्ण संगम को वर्ड कहते हैं। मतलब कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड मतलब कि कैट, लव, बी, ये सब क्या है, वर्ड एक्सेट्रा। जिस प्रकार अल्फ़ाबेट अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई है, उसी प्रकार, इकाई मतलब यूनिट, उसी प्रकार सेंटेंस अंग्रेजी की सबसे बड़ी इकाई है। सेंटेंस से बड़ा अंग्रेजी में कुछ होता ही नहीं। एक सेंटेंस को 3 भागों में बांट सकते हैं। अब पहले हम अंग्रेजी को ब्रेक किए अल्फ़ाबेट को, तो वो ABCD में आ गया। ABCD को अगर हम कलेक्ट किए तो वो वर्ड बना। वर्ड्स को अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो उससे अब हम सेंटेंस बना पा रहे हैं। ठीक, सेंटेंस को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, राम इट्स अ मैंगो। सब्जेक्ट राम, ऑब्जेक्ट मैंगो, वर्ब इट्स। अब आइए हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानें, क्योंकि हम ट्रांसलेशन बना रहे। वर्ब को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए जिसके बारे में चर्चा की जाती है या जो किसी काम को करता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। जिसके बारे में चर्चा होती है, अब यहाँ पर आम खाने की चर्चा किसके बारे में हो रही है, राम के लिए। चर्चा में कौन है, राम है। काम किसके द्वारा हो रहा है, राम के द्वारा। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ, राम हुआ। ठीक, अब आगे, राम इस पुस्तक का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को हम केवल एस के नाम से पुकार सकते हैं। मतलब इस बुक में दिया हुआ दोस्तों कि सब्जेक्ट को हम पूरा वर्ड सब्जेक्ट का क्यों लिखेंगे, इससे है कि हम एस लिख के सब्जेक्ट को कह सकते हैं। वाक्य के जिस शब्द से काम के होने या करने का पता चलता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि उपरोक्त वाक्य में इट्स, इस पुस्तक में वर्ब को केवल भी के नाम से जाना जाएगा। वर्ब किसको कहते हैं, जिससे काम का पता चलता है कि किसके द्वारा काम किया गया। राम जो है, आम खाया, किसके द्वारा, खाने का काम किसने किया, राम किया। जिसमें काम के करने का पता चलता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। और अच्छे से अभी थोड़ा बेसिक है दोस्तों, तो इसीलिए धीरे धीरे बता रहे, और इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे आगे वाले चैप्टर में। जिस शब्द पर काम का प्रभाव पड़ता है, मतलब जोर पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पर कार्य होता है। जैसे ऊपर वाले वाक्य में मैंगो, खाने का काम प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मैंगो पे, आम पे पड़ा, तो उसे हम मैंगो इस तरह पाते हैं। किसी भी वाक्य की बनावट आमतौर पर इस प्रकार के होते हैं, राम इट्स अ मैंगो, सब्जेक्ट कौन है, राम, वर्ब इट्स, मैंगो ऑब्जेक्ट। अब देखिए दोस्तों, अभी हम लोग बेसिक से हैं तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कि हम अभी आपको कन्फ्यूजन होगा कि हमें नहीं समझ में आया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो हम आपको थोड़ा बेसिक बता देते। नाम को, जितने नाम हैं उसको हम सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। जैसे कौन, किसके बारे में चर्चा हो रही, जिसके बारे में चर्चा हो रही उसे हम सब्जेक्ट मानते हैं। वर्ब के लिए आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते, जिसके अंत में ना हो, जैसे खाना, रोना, हंसना, गाना, ये सब वर्ब है। मैंगो ऑब्जेक्ट है। आमतौर पर सकारात्मक वाक्य में पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वाक्य में पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इस चैप्टर को आगे हम एक दिन में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे कल पढ़ने के।